नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का एस्टेट का पेपर सेकंड जो उच्च माध्यमिक स्तर का है पीजीटी का, उसका दोस्तों हम संपूर्ण पाठ्यक्रम कर रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि सबसे पहले हम अपने पाठ्यक्रम में जो रचनाएँ लगी हुई हैं, उनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का विकास, उसके बाद दोस्तों काव्य शास्त्र के जो टॉपिक लगे हुए हैं, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, उसके बाद दोस्तों हिंदी व्याकरण, ये हमारा पढ़ने का क्रम रहेगा। तो उसी क्रम में दोस्तों रचनाओं में सबसे पहले हमने कहानियाँ पढ़ी है, जो हमारे पाठ्यक्रम में 6 कहानियाँ लगी हुई हैं। सभी 6 कहानियाँ दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग उनका वीडियो देख भी चुके होंगे। अगर दोस्तों अभी तक नहीं देखा है आप सभी लोगों ने तो प्लेलिस्ट में जाइए और सभी कहानियाँ जो 6 हैं, चयनित कहानियाँ करके सभी 6 कहानियाँ पूरे विस्तार के साथ में, प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में उनका अध्ययन करिए। उसके बाद में दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास लगे हुए हैं, गोदान, मैला आंचल और त्यागपत्र। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि दोस्तों हम गोदान उपन्यास को पूरे विस्तार के साथ में, प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ में, संपूर्ण गोदान उपन्यास जो कि दोस्तों 36 भागों में बँटा हुआ है, उसको दोस्तों हम अध्ययन कर चुके हैं और वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग देख भी चुके होंगे। अगर नहीं देखा है अभी तक तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए और गोदान उपन्यास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 36 भाग, सभी भाग में दोस्तों भाग क्रमांक 1, 2, 3, 4 इस तरह करके 36 भाग हैं। तो उनको जाके देखिए पूरे विस्तार के साथ में और अध्ययन करिए। उसके बाद दोस्तों हमने मैला आंचल जो कि हिंदी साहित्य का आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, उसका अध्ययन शुरू किया है। उसके भी दोस्तों हम 3 खंड जो कि मैला आंचल उपन्यास दोस्तों 50 से अधिक खंडों में है, तो हम उसके 3 खंडों का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए और मैला आंचल उपन्यास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें दोस्तों एक वीडियो आप लोगों को अभी मिलेगा जो कि खंड 1, 2, 3 और फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय, ये दोस्तों उसी वीडियो में है। तो 1, 2, 3 दोस्तों भाग हमने पढ़े हैं उस वीडियो में, तो उनको जाके देखिए दोस्तों 1, 2, 3 खंड। आज दोस्तों हम उसका चौथा खंड पढ़ेंगे। तो दोस्तों यही कहेंगे कि अगर आप सभी लोग हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। हमारा जो प्रयास है दोस्तों हिंदी के लिए कि हिंदी साहित्य के लिए आप सभी लोगों को निःशुल्क और प्रामाणिक विषय वस्तु निःशुल्क आप सभी लोगों को उपलब्ध करवा सके। आप सभी लोगों को कुछ भी खरीदना नहीं पड़े, उसके लिए आप सभी लोगों को दोस्तों सहयोग हमारा करना पड़ेगा, तभी हम ये काम सफल हो सकते हैं। इस काम में हम जितना दोस्तों आप सभी लोग देखेंगे वीडियो, जितना शेयर करेंगे चैनल को, उतना ही दोस्तों हमारा भी उत्साहवर्धन होगा, उतना ही हमें भी मज़ा आएगा ज़्यादा पढ़ाने में। इसलिए दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों अध्ययन करते हैं मैला आंचल उपन्यास खंड 4 का। सदगुरु हो महंत साहेब सदा ब्रह्मा बेला में उठते हैं। महंत साहेब सदा ब्रह्मा बेला में उठते हैं। हो रामदास आसन त्यागो जी, लक्ष्मी को जगाओ सदगुरु हो। ये कभी जो बिना जगाए जागे, रामदास हो जी रामदास। रामदास आंखें मलते हुए उठता है। बाहर निकलकर आसमान में भोर दोस्तों भोर का कुआं। भुरकुआं का दोस्तों क्या अर्थ है? भुरकुआं का अर्थ है भोर का कुआं। तो भुरकुआं भोर का तारा देखता है। फिर रामदंडी, रामदंडी मतलब दोस्तों 3 तरवा, ये आंचलिक भाषा है। फिर रामदंडी को खोजता है, 3 तरवा को खोजता है। अभी तो बहुत रात बाकी है। महंत साहब आज बहुत पहले ही जाग गए हैं। माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है सरकार। रात तो अभी बहुत बाकी है। रात बहुत बाकी है तो क्या हुआ, एक दिन जरा सवेरे ही सही। सो मत धूनी में लकड़ी डाल दो, कुठारिन को जगा दो। सदगुरु साहब ने सपना दिया है। लक्ष्मी उठी, उठकर महंत साहब के आसन के पास आई, हाथ जोड़कर साहेब बंदगी किया और आंखें मलते हुए कुएं की ओर चली। लक्ष्मी के रग रग में अब साधु स्वभाव, आचार विचार और नियम धर्म रम गया है। साहेब की दया है और यह रामदास, गुरु जाने इसकी मति गति कब बदलेगी। बचपन से ही साधु की संगति में रहकर भी जो नहीं सुधरा, वह अब कुछ सुधरेगा, वह अब कब सुधरेगा। भक्ति भाव ना जाने भोंदू पेट भरे से काम। बस 2 ही गुण है, सेवा अच्छी तरह करता है और खजंडी बनाने में बेजोड़ है। अरे हो रामदास, फिर सो गए क्या? गंगा जली में जल भर दो। जागा हूँ सतगुरु साहेब, सेवक तुम्हारे दरस को आया जी। जागा हूँ सतगुरु साहेब। डिम डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक
भोर भयो भव भरम भयानक, भानु देख कर जागा जी। ज्ञान नयन साहेब के खुल गयो, थर थर कापत माया जी। जागहु सतगुरु साहेब। माघ के ठिठुरते हुए भोर को मठ से प्रातकी, प्रातकी का दोस्तों मतलब प्रभात, तो माघ के ठिठुरते हुए भोर को मठ से प्रभाती की निर्गुण वाणी निकलकर शून्य में मड़रा रही है। बूढ़े महंत साहब पहला पद कहते हैं, दंतहीन मुंह से प्रातकी के शब्द स्पष्ट नहीं निकलते। गले की थरथराहट सुर में बाधा डालती है। बेसुरा राग निकलता है। दमे से जर्जर शरीर में दम कहाँ, लेकिन लक्ष्मी सब संभाल लेती है। 5 साल पहले प्रातकी गाने के समय, 5 साल पहले प्रातकी मतलब दोस्तों प्रभाती, तो प्रातकी गाने के समय उसकी आंखों की पलकें नींद से लदी रहती थी। महंत साहेब जब गीत की दूसरी पंक्ति भोर भयो भव भरम गाते थे तो वह बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती थी। भोर भयो भव भरम, लेकिन अब नहीं। उसकी बोली मीठी है, उसका सुर मीठा है, वह तन्मय होकर गाती है। उसकी सुरीली तान के साथ महंत साहेब के बेसुरे और मोटे राग का मेल नहीं खाता। फिर भी संगीत की निर्मल धारा में कहीं विरोध नहीं उत्पन्न होता। महंत साहेब का मोटा राग लक्ष्मी के कोमल लय को सहारा देता है। सहनाई के साथ सुर देने वाली सहनाई की तरह। भाव ओ रामदास की खंजड़ी की गमक, रामदास की खंजड़ी की गमक निशब्द वातावरण में तरंगे पैदा करती है। खंजड़ी में लगी हुई छोटी छोटी झुनकियों की हल्की झुनुक मानो किसी का पालतू हिरन नाच रहा हो, दौड़ रहा हो। डिम डिमिक रुन झुनुक झुनुक। प्रातकी के बाद बीजक सबद रामूरा झीझी जंतर बाजे, करचरण बिहुना नाचे, रामूरा झीझी। और तब सत्संग, रोज इसी बेला में सत्संग होता है। प्रातकी सुनते ही मठ के अन्य साधु सन्यासी, अतिथि अभ्यागत तथा अधिकारी भंडारी वगैरह जग जाते हैं। प्रातकी और बीजक में कोई सम्मिलित हो या नहीं, सत्संग में भाग लेना अनिवार्य है। मठ का भंडारी इस समय रोज की हाजिरी लेता है। इस समय जो अनुपस्थित रहे उसकी चिप्पी का दोस्तों अर्थ है राशन, उसकी चिप्पी मतलब उसका राशन बंद हो जाती है। सत्संग में महंत साहब साधुओं और शिष्यों को उपदेश देते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अज्ञान अंधकार को अपनी बाड़ी से दूर करते हैं। सतगुरु सेवा सत्य करी माने सत्य विचार, सेवक चला सत्य सोजो गुरु वचन निहार। फिर 7 चक्र परिचय। प्रथम चक्र आधार कहावे गुद स्थल के माही, द्वितीय चक्र अधिष्ठान कहिए लिंग स्थल के माही, तृतीय चक्र मणिपूरण न जानो ना भी स्थल। सत्संग समाप्त होते ही भंडारी उपस्थित मूर्तियों की गिनती लेता है। रानीगंज के 303 गौ मूर्ति तो आज 7 दिन से धरना देले हथुन। जायला कहे ये ता कहे हथिन बलू सरकार से आज्ञा ले ली है। बेला मठ के एक मूर्ति के बुखार लग लेहे हैं, 2 कान में सबूरदाना ना भेटाई है। कोठारिन लक्ष्मी दासिन का रोज इसी समय बकबक झकझक बहुत बुरा लगता है। सत्संग से प्राप्त की हुई मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है, लेकिन क्या करे। मठ के इस नियम को यदि जरा भी ढीला कर दिया जाए तो साधु बैरागी 1 महीने में ही मठ को उजाड़ देंगे। बाहर के साधुओं के लिए 4 ही दिन रहने का नियम है, मगर रानीगंज के मूर्तियों को खुद सोचना चाहिए, यहाँ कोई कुबेर का भंडार तो नहीं। लक्ष्मी महंत साहब कहते हैं, आज भर रहने दो। भंडारी जितने मूर्ति आज है सबों का बाल भोग, बाल भोग मतलब दोस्तों जलपान, और प्रसाद का मतलब भात। सबों का बाल भोग और प्रसाद आज लगेगा। सभी मूर्ति बैठ जाइए। आज सतगुरु साहब अपना सपना दीन है। धूनी में फिर सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए गए। सभी मूर्ति फिर धूनी के चारों ओर अर्धवृत्ताकार पंक्ति में बैठ गए। लक्ष्मी की महंत साहब के आसन के पास ही लगती है। सभी महंत साहब की ओर उत्सुकता से देख रहे हैं। आज मध्यरात्रि में सतगुरु साहेब सपने में मेरे आसन के पास आए। हम जल्दी से उठ के साहेब बंदगी किया। हमको दया भाव दे के साहेब कहिन सेवादास
तुम नेत्रहीन हो, लेकिन तुम्हारे अंतर के नयनों का जोत बड़ा विलक्षण है। हम भेख बदल करके आए और तू पहचान लिया। तुम्हारे ज्ञान नेत्र में दिव्य ज्योत है, सो तुम्हारे गांव में परमार्थ का कारज हो रहा है। और तुमको मालूम नहीं, गांधी तो मेरा ही भगत है। गांधी इस गांव में इस्पिताल खोलकर परमार्थ का कारज कर रहा है। तुम सारे गांव को एक भंडारा दे दो। कह के साहेब अंतर्ध्यान हो गए। हमारी निद्रा भंग हो गई। सतगुरु के विरह में चित्त चंचल हो गया। विरह अगिन तक कैसे बूझे, ग्रहबन अंधकार नहीं सूझे। आखिर सतगुरु आज्ञा शब्द विचार कर चित्त को शांत किया। महंत साहब के सपने की बात तुरंत गांव भर में फैल गई। बलदेव हरगौरी संवाद और यादव सेना के अचानक हमले ने गांव की दलबंदी को नया जीवन प्रदान कर दिया था। जोतकी जी की राय है, यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं, राजपूतों के लिए यह डूब मरने की बात है। जोतकी जी की क्या राय है दोस्तों कि यादव लोग बार बार लाठी भाला दिखाते हैं, राजपूतों के लिए यह डूब मरने की बात है। फौजदारी में यतलाए, यतलाए का दोस्तों अर्थ क्या है, इत्तला। तो फौजदारी में यतलाए देकर इन लोगों का मुचलका करवा दिया जाए। लेकिन सिंह जी थाना फौजदारी से घबराते हैं। बात बात में गाली और डेंग डेंग पर डाली। कानूनी कचहरी की शरण जाना तो अपनी कमजोरी को जाहिर करना है। समय आने पर बदला ले लिया जाएगा। अकेले यादवों की बात रहती तो कोई बात नहीं थी, इसमें कायस्थ समाया हुआ है। मरा हुआ कायस्थ भी बिसाता है। फिर वह बदमाशी हरगौरी की ही है। मेरे दरवाजे पर किसी को उठ जाने के लिए कहना, मेरे दरवाजे पर किसी को मारने के लिए उठना, यह तो अच्छी बात नहीं। यादव टोली में अब दोपहर से ही ढोल बजने लगता है। ढाक धिन्ना ढाक धिन्ना। शोभन मोची को एक नया गमछा और नई गंजी मिली है। काली थान के बड़ के पास गाय भैंस बथान करके दोपहर से ही कुश्ती खेलने लगते हैं यादव संतान। बालदेव जी ने जिस दिन अनशन किया था, शाम को खिलावन बलिया उर्फ बालदेव दोस्तों, तो बालदेव जी ने जिस दिन अनशन किया था, शाम को खिलावन यादव के दरवाजे पर कीर्तन हुआ था। बालदेव जी का सिखाया हुआ सूराजी कीर्तन, धन धन गांधी जी महाराज ऐसा चरखा चलाने वाले कीर्तन के बाद बालदेव जी ने भैंस का कच्चा दूध पीकर व्रत तोड़ा था। कहते थे अब हिंसावाद करने से फिर अनशन करेंगे। अब के 2 दिन का सूराजी कीर्तन लहसन का बेटा सुनरा खूब गाता है। बालदेव जी जबकि फिर उपवास करेंगे तो सुनना अभी और सीख रहा है। सिपहिया टोली में तो अब दिन में ही उल्लू बोलता है। तहसीलदार कह रहे थे राजपूतों की सिट्टी गुम हो गई, हल्दी बुला दिया। हल्दी बुला दिया मतलब दोस्तों चित्त कर देना, चित्त कर देना होता है हल्दी बोला मतलब। राजपूत तहसीलदार क्या कह रहे थे दोस्तों, तहसीलदार कायस्थ टोली वाले तहसीलदार कह रहे थे राजपूतों की सिट्टी गुम हो गई, हल्दी बोला दिया है। हल्दी बोला दिया है मतलब चित्त होना, चित्त कर देना। कालीचरण बहादुर है। अस्पताल के सभी घर अस्पताल के सभी घर बनकर तैयार हो गए हैं, सिर्फ मिट्टी साटना बाकी है। बिरसा मांझी ने कहा है संथाल टोली की सभी औरतें आकर मिट्टी लगा देंगी आज। अलबत्त मिट्टी लगाती हैं संथाली ने, पोख्ता मकान भी भात। अगले शनिचर को डॉक्टर बाबू ने बालदेव जी से दस्तखत करा लिया है। भैंस चरमन बाबू मतलब दोस्तों वाइस चेयरमैन। भैंस चरमन बाबू जरूर यादव ही होंगे, मतलब वाइस चेयरमैन जरूर यादव ही होंगे। किसी दूसरी जाति का ऐसा नाम क्यों होगा भैंस चरमन बाबू? तहसीलदार के यहाँ जाकर देखो, कुर्सी ब्रीच, बड़े बड़े बक्से में दवा, बाल्टी, कठौत, लोटा, पानी का कल गाड़ा जाएगा जैसे रोतहट के मेला में गड़ता है। सन्निचर को ही महंत साहब। तो दोस्तों भैंस चरमन बाबू जरूर यादव ही होंगे, किसी दूसरी जाति का ऐसा नाम क्यों होगा? भैंस चरमन बाबू मतलब दोस्तों वाइस चेयरमैन। तहसीलदार के यहाँ जाकर देखो, कुर्सी ब्रीच, बड़े बड़े बक्से में दवा, बाल्टी, कठौत, लोटा,
पानी का कल गाड़ा जाएगा, जैसे रोहतहट के मेला में गड़ता है। रोहतहट दोस्तों स्टेशन सन्नीचर को ही महंत साहिब का भंडारा है। पूड़ी जलेबी का भोज, सारे गांव के औरत मर्द, बूढ़े बच्चे और अमीर गरीब को महंत साहिब खिलावेंगे। सपनौती हुआ है। यादव टोली का किसनू कहता है, अंधा महंत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बाबा जी होकर जो रखेलिन रखता है वह बाबा जी नहीं, ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी। क्या कहते हो, रखेलिन नहीं दासिन है। किसी और को सिखाना, 5 बरस तक मठ में नौकरी किया है। हमसे बढ़कर और कौन जानेगा मठ की बात। और कोई देखे या नहीं देखे, ऊपर परमेश्वर तो है। महंत जब लक्ष्मी दासिन को मठ पर लाया था तो वह एकदम अबोध थी, एकदम नादान, एक ही कपड़ा पहनती थी। कहाँ वह बच्ची और कहाँ 50 बरस का बुढ़ा गिद्ध। रोज रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। हम तो सो नहीं सकते थे, उठकर भैंसों को खोलकर चराने चले जाते थे। रोज सुबह लक्ष्मी दूध लेने बथान पर आती थी। उसकी आंखें कदम के फूल की तरह फूली रहती थी। रात में रोने का कारण पूछने पर चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखने लगती थी, ठीक गाय की बाछी की तरह। जिसकी माँ मर गई हो वैसा ही चंडाल है यह रामदासवा, वैसा ही चंडाल है यह रामदासवा। तो रामदास दोस्तों कौन है, महंत का नाम है। वह साला भी अंधा होगा, देख लेना। महंत एक बार 4 दिन के लिए पुरैनिया गया था। कहाँ गया था दोस्तों, पुरैनिया गया था। हमने सोचा कि 4 रात तो लक्ष्मी चैन से सो सकेगी। ले बलैया, बाघ में मुंह से छूटी तो बिलार के मुंह में गई। उसके बाद लक्ष्मी ऐसा बीमार पड़ी कि मरते मरते बची। पाप भला छिपे, रामदास को मिर्गी आने लगी और महंत सेवादास सूरदास हो गए। क्या हुआ दोस्तों, रामदास को मिर्गी आने लगी और महंत सेवादास सूरदास हो गए। एकदम चौपट। हमारा 3 साल का दरमाहा बाकी रखा है, भंडारा करता है। हम उन लोगों को साधु नहीं समझते हैं। महंत सेवादास इस इलाके के ज्ञानी साधु समझे जाते थे, सभी शास्त्र पुराण के पंडित। मठ पर आकर लोग भूख प्यास भूल जाते थे, बड़ी पवित्र जगह समझी जाती थी। लेकिन जब महंत दासिन को लाया, लोगों की राय बदल गई। बसुमतिया मठ के महंत से इसी दासिन को लेकर कितने लड़ाई झगड़े और मुकदमे हुए। बसुमतिया का महंत कहता था, लक्ष्मी दासिन का बाप हमारा गुरु भाई था, इसीलिए बाप के मरने के बाद उस पर मेरा हक है। सेवादास की दलील थी, लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है। अंत में लक्ष्मी कानूनन सेवादास की ही हुई। लक्ष्मी दोस्तों किसकी हो गई, सेवादास जो महंत था मठ का। सेवादास के वकील साहब ने समझाकर कहा था, महंत साहब इस लड़की को पढ़ा लिखा कर इसकी शादी करवा दीजिएगा। महंत साहब ने वकील साहब को विश्वास दिलाया था, वकील साहब लक्ष्मी हमारी बेटी की तरह रहेगी। लेकिन आदमी की मति को क्या कहा जाए, मठ पर लाते ही किशोरी लक्ष्मी को अपनी दासी बना लिया। लक्ष्मी अब जवान हुई है, लेकिन लक्ष्मी के जवान होने से पहले ही महंत सेवादास की आंखें अपनी ज्योति खो चुकी थी। पता नहीं लक्ष्मी की जवानी को देखकर उसकी क्या हालत होती। अब तो महंत सेवादास को बहुत लोग प्रणाम बंदगी भी नहीं करते। धर्म भ्रष्ट हो गया है, बगुला भगत है, ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी है। पूड़ी जलेबी और दही चीनी के भंडारे की घोषणा के बाद जनमत बदल रहा है। कैसा भी हो आखिर साधु है। किसने आज तक इतना बड़ा भोज किया। तहसीलदार ने अपने बाप के श्राद्ध में जाति बिरादरी वालों को भात और गैर जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। सिंह जी ने अपनी सास के श्राद्ध में अपनी जाति के लोगों को पूरी मिठाई और अन्य जाति के लोगों को दही चूड़ा खिलाया था। खिलावन के यहाँ पिछले साल माँ के श्राद्ध में जैसा भाव भोज हुआ सो तो सबों ने देखा ही है। फिर सारे गांव के लोगों को, औरत मर्द बच्चों को आज तक किसने खिलाया है। चीनी मिलती नहीं। भगवान भगत ने कहा है कि बिलेक में 1 बोरा चीनी का, बिलेक मतलब दोस्तों चोरी में, भगवान भगत ने कहा है कि बिलेक में 1 बोरा चीनी का दाम है 1 नमरी। नमरी का दोस्तों क्या अर्थ है, 100 रुपए का नोट। 1 नमरी, 4 मन चीनी 2 नमरी, मतलब 200 रुपये 4 मन चीनी।
तंत्रिमा गहलोत और पोलिया टोली के अधिकांश लोगों ने पूड़ी जलेबी कभी चखी भी नहीं। बिरंची एक बार राज की गवाही देने के लिए कचहरी गया तो तहसीलदार ने पूड़ी जलेबी खिलाई थी। गांव में ना जाने कैसे यह हल्ला हो गया कि बिरंची ने तहसीलदार का जूठा खाया है। जनेऊ देने के लिए जाति के पंडित जी आए थे। बिरंची के सिर पर 7 घंटे तक गहेला सुपारी रखने की सजा दी गई थी। 5 सुपारी पर गहेला भर पानी, जरा भी गहेला हिला, एक बूंद भी पानी गिरा कि ऊपर से झाड़ की मार। तहसीलदार साहब क्या कर सकते हैं, जाति बिरादरी का मामला है, इसमें वे कुछ नहीं बोल सकते। आखिर 5 रुपया जुर्माना और जाति के पंडित जी को एक जोड़ा धोती देकर बिरंची ने अपना हुक्का पानी खुलवाया। पूड़ी जलेबी का स्वाद याद नहीं, जीवनदास बालदेव जी आए हैं। बनगी बालदेव बाबू, बनगी नहीं, जय हिंद बोलो, जय हिंद। हाँ जी, इस टोले में कितने लोग हैं, हिसाब करके बताओ जी। औरत मर्द बच्चों को भी जोड़ना, क्या गिनना नहीं जानते? बिरंची कहाँ है? बालदेव जी घर घर घूमकर मर्दुम सुमारी कर रहे हैं। बड़ा झंझट का काम है। सिर्फ पोलिया टोली में 7 कोड़ी, कोड़ी के दोस्तों अर्थ है एक कोड़ी में 20 संख्या होती है। 4 नहीं, 4 कोड़ी 7। ततमा टोली में पूरे 5 कोड़ी, दुसाध में 2 कोड़ी, कोयरी टोले में 6 कोड़ी 3। यादव टोली का हिसाब कालीचरण कर रहा है। भगवान जाने सिपहिया टोली के लोग इसमें भी मीन मेख निकाल कर बखेड़ा ना खड़ा कर दे। क्या ठिकाना है, बाम्हनों ने तो साफ इनकार कर दिया है। यदि बाम्हनों के लिए अलग प्रबंध ना हुआ तो सरब संगठन में नहीं खाएंगे। बाम्हन भोजन ही नहीं हुआ तो फिर भोज क्या? महंत जी से कहना होगा, बाम्हन हैं ही कितने, सब मिलाकर 10 घर। महंत साहब ने सब सुनकर कहा, सतगुरु हो सतगुरु, बाम्हन लोगों का अलग इंतजाम कर दो बालदेव बाबू, इसमें हर्ज ही क्या है? नहीं हो तो उन लोगों का प्रबंध मठ पर ही कर दो। इसी समय लक्ष्मी दासिद ने आकर खबर दी, सिपहिया टोला के लोग भी नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह का बेटा आकर कह गया है, ग्वाला लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हम लोगों के गांव का आटा घी चीनी अलग दे दिया जाए, हम लोग अलग बनवा लेंगे। सतगुरु हो, यह तो अच्छा बखेड़ा खड़ा हुआ। अब यादव लोग कहेंगे कि धानुक लोगों के साथ एक पंगत में नहीं खाएंगे। हिबरन सिंह के बेटे ने तो यह भी कहा कि बालदेव यदि इंतजाम कार रहेगा तो महंत साहेब का भंडारा भंडूल होगा। गुरु हो तो महंत साहेब हमारे रहने से लोग विरोध करते हैं तो हम खुशी खुशी, वाह रे, यह भी कोई बात है। महंत साहेब, मैं कहे देती हूँ, यदि बालदेव जी को छोड़कर और किसी को प्रबंध करने का भार दिया तो समझ लीजिएगा कि भंडारा चौपट हुआ। मैं इस गांव के एक एक आदमी को पहचानती हूँ। बालदेव ने पहली बार लक्ष्मी की ओर गर्दन उठाकर देखने की हिम्मत की। निगाहें ऊपर उठी और लक्ष्मी की बड़ी बड़ी आंखों में वह खो गया, आंखों में समा गया। बालदेव शायद। तो ये दोस्तों था चौथा खंड, क्या कहते हैं, गोदान उपन्यास का। फिर मिलते हैं दोस्तों इसके अगले भाग में, 5वें खंड में, मैलांचल उपन्यास के। तब तक आप लोग दोस्तों चैनल में बने रहिए। प्लेलिस्ट में जो वीडियो हैं कहानियों के, सभी 6 कहानियाँ जो पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, गोदान उपन्यास के और मैलांचल उपन्यास के 4 खंड, इनका वीडियो देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।